श्रोताओं, आज एक नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप ये देखेंगे कि हम डॉक्टर अनिल अग्रवाल के क्लिनिक में स्वयं आए हैं। कारण ये है, डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब को उनके क्लिनिक में शामिल होके उनसे कुछ बातचीत की जाए और उनकी स्पेशलिटी के बारे में जाना जाए। डॉक्टर अनिल मूलतः भिवानी से बिलोंग करते हैं, इसलिए पुरानी इनसे परिचय भी है। और आज मिस्टर प्रवीण वैद और मैं, हम दोनों डॉक्टर अनिल अग्रवाल के पास आए हैं ताकि अपने ऑडियंस को इनकी स्पेशलिटी के बारे में पूरा ज्ञान दे सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय हमारे इंटरव्यू के लिए निकाल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप आए क्लिनिक में जी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली है और आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में? बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग कुछ भिवानी में हुई, उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक गया MBBS के लिए। राइट। वहीं से फिर मैंने MD और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा MD भी वहीं से की? MD भी वहीं से की। ओके। और फिर उसके बाद एक फेलोशिप मैंने की ऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट दिल्ली में। ओके। फिर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की। पहले थोड़े दिन भिवानी में प्रैक्टिस की, फिर गुड़गांव शिफ्ट किया। So straight away you came into private practice? I straight away came into private practice. First you were doing practice at Bhiwani, Yeah. then you shifted to Gurgaon. Yes. अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि what is the area of your specialization? See, specialty is skin and VD. Okay. Like my degree is MD in skin and VD. Now Skin and? MD in skin and VD. Okay. Okay. VD was the old name for sexually transmitted infections. Yes. So it was a combined degree for dermatology, skin diseases, Okay. and sexually transmitted diseases. And third subspecialty was leprosy, Okay. which is a part of it. Right. So these three were conventionally together. They formed skin Okay. as a specialty. Right. तो हिंदी में बोलूँ? हाँ हाँ। तो अभी ये जो तीनों स्पेशलिटी मिलके जी। स्किन और जो जिन्हें यौन रोग कहते हैं, हाँ, और तीसरा जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, इन तीनों को मिला के स्पेशलिटी बनी। पर हर चीज़ टाइम के साथ बदलती है। यस। और जो स्किन स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, वो शुरू से ही स्किन के बारे में जनरल केयर या स्किन और अच्छी कैसे हो या और अच्छी कैसे दिखे, स्किन की रंगत, स्किन की फील, टेक्सचर, उसमें हमेशा से ही काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और जो जिसे कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी कहते हैं या खूबसूरती का विज्ञान जिसे कहते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और उसमें जितना टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारी पब्लिक का है, हमारे पेशेंट्स का है, जिनकी इच्छा रहती है कि हमारी स्किन ज़्यादा अच्छी दिखे या स्किन में कोई किसी किस्म का दोष है तो दूर किया जा सके। किसी को कोई धब्बा है या किसी को एनी स्पॉट, कोई या स्किन अनइवन है, कोई डिप्रेशन हो गए या पुरानी किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे एक्नी की वजह से निशान पड़ गए या किसी चोट के निशान पड़ गए, कोई जलने का निशान पड़ गया। ठीक है। तो इस किस्म की समस्याएं भी बहुत तेजी से अब पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ी है उनकी, और पब्लिक उनकी डिमांड कर रही है। डॉक्टर साहब, एक मैं बीच में थोड़ा सा मैं भूल ना जाऊँ, कुष्ठ रोग जिसको आप कह रहे हैं, कुष्ठ रोग का कहा जाता था कि लाइलाज है, अब दे आर ट्रीटेबल नाउ। कुष्ठ रोग और टीबी, हाँ, के दोनों के जो कीटाणु हैं, हाँ, जीवाणु हैं, हाँ, वो बहुत सिमिलर है। ओके। तो जैसे टीबी का इलाज मुश्किल है,
हाँ, ऐसे ही कुष्ठ रोग का इलाज मुश्किल है, हाँ, क्योंकि वो जीवाणु इस किस्म का है अच्छा। कि उसमें बहुत कम दवाइयाँ काम करती हैं, तो दवाई बहुत समय तक देनी पड़ती है। ओके। तो लाइलाज कुष्ठ रोग उतना ही लाइलाज है जितना आप टीबी में के बारे में तो कहा जाता है 4-6 महीने ट्रीटमेंट के बाद इट्स ओवर नाउ। हाँ, तो लेकिन कुष्ठ रोग उससे भी एक कदम आगे है। अच्छा। दोनों जीवाणु एक दूसरे से कजन है एक्चुअली, ओके। लेकिन जो कुष्ठ रोग है उसमें कई साल तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वैसे ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक हो जाता है, लेकिन वैसे तो 9 महीने का ट्रीटमेंट बोलते हैं, हाँ। लेकिन आमतौर पे थोड़ा ट्रीटमेंट ज्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू करते हैं। एंड दिस इज एक्सपेंसिव आल्सो ट्रीटमेंट? नहीं, कुष्ठ रोग का ना एक्सपेंसिव। अच्छा, एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ। और ज्यादातर सरकारी संस्थानों में मुफ्त उपलब्ध है। अच्छा। तो डॉक्टर अनिल, आपको गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हो गया? मैं गुड़गांव आया था 1993 में, ओके। करीब 30 साल हो जाएंगे। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब, रूटीन में सिंस योर इज ए स्पेशलिटी ऑफ स्किन ट्रीटमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट यू आर गेटिंग? देखिए, जैसे मैंने बताया ना, एक तो स्किन इटसेल्फ इज अ स्पेशलिटी। Yeah. स्किन इज कॉल्ड मल्टी सुपर स्पेशलिटी, ओके। क्योंकि इसमें बहुत सारे विज्ञान एक ही स्पेशलिटी में आ गए हैं। Right. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, लेप्रोसी है, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब बात करें अगर सिर्फ स्किन, तो स्किन में जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो है एलर्जीज, राइट। कई तरह की एलर्जीज। उसको हम कहते हैं एक्जिमास। ओके। एक्जिमा एज अ ग्रुप। तो एलर्जी स्किन स्पेशलिस्ट उसको अलग अलग तरीके से डायग्नोज करेगा, अलग अलग डायग्नोसिस बनाएगा, क्योंकि उनकी वैरायटी बहुत सारी है। लेकिन उस ग्रुप को कहते हैं एक्जिमास। ओके। Psoriasis is also part of नो this? नो नो, It is different. डिजीज। It's, but it is again skin problem. अगेन स्किन प्रॉब्लम्स। तो एक्जिमास के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो इन चीजों का आता है, सोराइसिस, लाइकन प्लेनस, फिर एक बुलस डिसऑर्डर्स कहते हैं उनको, उसमें एक पेम्फिगस है, एक बुलस पेम्फिगॉइड है। ऐसे कई डिजीज हैं जो कम कॉमन है, जैसे सोराइसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइकन प्लेनस बहुत कॉमन है, एक्जिमास बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पेम्फिगस कम कॉमन है। लेकिन वो खतरनाक बीमारियां हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं। तो उनको उनके ऊपर भी स्ट्रेस देना एजुकेशन के टाइम पे डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Psoriasis is also incurable? सोराइसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आजकल कहते हैं कि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जिनको शुगर होगा उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सोराइसिस इज आल्सो नाउ listed as I know one patient, she is suffering a lot. काफी सालों से उसको चल रहा है, she is not able to recover. हाँ, वो तो है। एक सोराइसिस में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें दोनों तरह की बातें होती हैं। कई बार ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, इसलिए ट्रीटमेंट लंबा चल गया। कई बार ये होता है कि पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या पेशेंट इतना टाइम नहीं निकाल पाता है बार बार डॉक्टर से मिलने का या उसको ठीक से फॉलो अप करने का, या फिर जैसे मैंने बताया कि उसमें एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, आपकी लाइफस्टाइल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका वेट कितना है, आप वेट कम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपका शुगर लेवल कैसा है, आप शुगर अपना कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट की लिमिटेशन इस वजह से होती है कि उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो किसी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाते। But it's painful also. पेनफुल। Yeah, but she is suffering. She gets a lot of pain. I don't know why. Generally, it is not painful. जनरली इट इज नॉट पेनफुल, यस। But she आई is डोंट suffering. नो पर्टिकुलर पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जनरली इट इज नॉट पेनफुल। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग उसके रूट कॉज में नहीं जाते, वो सिर्फ आउटर ऑइंटमेंट वगैरह की डिमांड करते हैं और यूज करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये जो स्किन की प्रॉब्लम है ये किसी ऑइंटमेंट से ही ठीक हो जाए। आपकी क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? ये तो फैक्ट है। हमारे देश में कुछ छोटी समस्याएं हैं कुछ, जैसे कि दवाइयों की इजी अवेलेबिलिटी, और एनीबडी कैन वॉक इनटू ए केमिस्ट शॉप एंड बाय व्हाटएवर। Yes. या वो केमिस्ट को कह देते हैं कुछ सजेस्ट करने के लिए। तो
ये तो एक एटीट्यूड का फर्क है कि Yes, अब yes. मुझे कोई समस्या है, मैं उसको कितनी गंभीरता से लेता हूँ। Right. मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं तो टॉप डॉक्टर को ही दिखा के आऊँगा, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर को दिखा के आऊँगा, हाँ। या मैं कहता हूँ मेरे पड़ोस में डॉक्टर है उसको दिखा लेता हूँ, ठीक। या उससे भी आगे कि क्या करना है, मैं केमिस्ट के पास चला जाता हूँ, वो कुछ दे देगा। Right. ऐसे सोचते हैं। तो हम लोग ऐसे बहुत सारी बीमारियों में ऐसे ही करते हैं। जैसे हमारे पेशेंट्स जिनको बुखार हो गया, तो जरूरी नहीं कि वो पहले दिन डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो 2 दिन 4 दिन वेट करेंगे, ऐसे मौसमी बुखार होगा, Yes. चला जाएगा, या चलो क्रोसिन खा लेते हैं। Yes. इस तरीके से वो हर बीमारी में ही ये एटीट्यूड होता है Yes. कि थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद अपने आप ही चली जाए, Exactly. और नहीं तो कुछ छोटा मोटा कुछ करके देख लेते हैं। Yes. फिर भी नहीं गई तो सोचेंगे डॉक्टर के पास जाने का। Right. तो ये एटीट्यूड स्किन में भी है, बाकी चीज़ों में भी है। अब स्किन में चूंकि कोई मेडिसिन, अप्लाइड मेडिसिन अवेलेबल है, हाँ. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये लगा के देख लेता हूँ, ये लगा के। फिर हमारे यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है, Yes. ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं। Yes. मदर कहेगी हल्दी लगा के देख लो। Yes. Yes. साफी पी लो। आधी बीमारी कहते हैं साफी पी लो, ठीक हो जाएगा। मदर होगी कहेगी चंदन लगा के देख लो। हाँ. तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, उसका भी यूज होता है कभी कभी। डॉक्टर साहब, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ सोसाइटी में, दैट इज ल्यूकोडर्मा। तो इसका कोई ब्रेक थ्रू मिला, कोई इलाज मिला इसका ल्यूकोडर्मा? देखिए, एक न्यू ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। सोराइसिस में भी यूज़ हो रहा है, पैम्फिलस में भी, जो बुलस डिसऑर्डर्स जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जो खतरनाक भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं, उसी तरीके से वो ल्यूकोडर्मा में भी यूज़ हो रहा है। उनको कहते हैं बायोलॉजिकल्स। ओके। बायोलॉजिकल्स, तो बायोलॉजिकल्स बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है और जो डिजीज कॉज कर रहा है, वो उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। तो आप ट्रीट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल्स अवेलेबल हैं, पर अभी बायोलॉजिकल्स इनिशियल स्टेज में हैं और बहुत महंगे हैं। अच्छा। तो अभी इसलिए उनका यूज बहुत वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया। हालांकि सोराइसिस के लिए बायोलॉजिकल्स बहुत सालों से अवेलेबल है, पर हमारे देश में उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक उनकी कॉस्ट कम नहीं आ जाती, तब तक जो गरीब देश हैं वहाँ पर उनका इस्तेमाल बढ़ने में टाइम लगेगा। बट कितनी कॉस्ट आ जाती है डॉक्टर साहब ल्यूकोडर्मा का पेशेंट अगर आपके पास आता लाखों है? में लाखों में आती है। लेकिन ल्यूकोडर्मा में 2-3 बातें हैं। देखिए, क्या होता है कि ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन जो हमारी स्किन का जो कलर है वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इवनली पूरे बॉडी में। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइवन हो गया, किसी जगह पे कलर कम प्रोड्यूस हुआ, किसी जगह पे ज्यादा हुआ, तो हमारी स्किन धब्बाकार हो जाएगी, धब्बे हो जाएंगे। ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो काले धब्बे हो जाएंगे, कम प्रोड्यूस हुआ तो सफेद निशान हो जाएंगे। तो वो ल्यूकोडर्मा है। अब बेसिकली ल्यूकोडर्मा ऐसी बीमारी नहीं है जो स्वास्थ्य को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाती है। तो कॉस्मेटिकली है, लोगों को थोड़ा लेकिन हमारे समाज में उसका बहुत ज्यादा महत्व है, हाँ। क्योंकि ल्यूकोडर्मा देख के और लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं या आपसे बात करते हैं, तो आपको अवॉइड करते हैं। तो आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है, मानते हैं कंटेजियस होगा शायद, ये भी दिमाग में आता है, बट इट इज नॉट ये जो कंटेजियस। भ्रांतियां हैं कंटेजियस होने की या किसी को लग जाएगा, उसकी वजह से ज्यादा समस्या है। वैसे तो वो हार्मलेस बीमारी है, सिर्फ देखने में खराब लगती है, लेकिन जो सामाजिक तौर पे जो चीज स्वीकार्य नहीं है उसका भी हमें इलाज करना पड़ता है। तो इसलिए ल्यूकोडर्मा के बहुत सिंपल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जो यूजुअली कारगर होते हैं, तो पहले उन्हीं को ट्राई करना चाहिए। बायोलॉजिकल्स पे जाने की नौबत बहुत लेट आती है, बहुत डॉक्टर लेट साहब, आती है। ये जो हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, आम भाषा में इसको फुलेरी भी बोलते हैं। हाँ, और इट इज डिफरेंट। हाँ, नहीं, नहीं, सेम सेम है। पहले जमाने में क्या देते थे ना कि फिश के ऊपर दूध पी लो तो ये हो जाती है, इस तरह की हाँ, ऐसे भी हैं। हाँ, वो भ्रांतियां जो हैं वो भी बीमारी को कॉम्प्लिकेट करती हैं। पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, जितनी भ्रांतियां बढ़ती हैं उतना पेशेंट के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है पेशेंट में। कॉम्प्लेक्स। बट अब तो नहीं है ऐसा, कॉम्प्लेक्स वाली बात अब तो नहीं अब काफी कम हो गया है, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मीडिया में भी उसका प्रचार किया और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए लोगों को अवेयरनेस के लिए कि इसमें कोई। मैं आपको एक वो किस्सा सुनाता हूँ। एक कॉन्फ्रेंस थी हमारी बेंगलोर में जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो विदेशी स्किन स्पेशलिस्ट भी आए हुए थे।
तो उसमें एक अमेरिकन वाइट डॉक्टर गोरा था, वो कहता है आप इसका इलाज करते ही क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है। जब वो पेशेंट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो आप क्यों इलाज करना चाहते हो। उसकी बात भी ठीक है। उसी में एक अगेन अमेरिकन डॉक्टर लेडी, बट शी वाज ब्लैक, ओके, वो कहती है दिस मैन इज वाइट, ये गोरा है, इसलिए ये हमारी समस्या समझ नहीं सकता। ये सिर्फ हम जो रंग वाली चमड़ी के लोग हैं, हम ही समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या। यस, वैसे भी डॉक्टर साहब साइकोलॉजिकल, लेकिन सफेद चमड़ी में तो वो दिखाई नहीं देगा। या डॉक्टर साहब सफेद चमड़ी पर मैंने जो देखा है, इवन इंडियंस जो सफेद चमड़ी के रहते हैं उनका पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन। व्हाट इज दैट? वो इसलिए होता है कि जो हमारी चमड़ी में रंग है, वो हमें सूरज की रोशनी के एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। ओजोन लेयर जिसको कहते हैं, ओजोन के अलावा भी बाकी भी जो यूवीए है, यूवीबी है, जो रेज हैं, वो हमारी स्किन में जाके और कलर बनाती है। तो ये कलर भी उसी से बना है, लेकिन यही कलर प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि ये सन रेज को अंदर पेनिट्रेट होने से रोकता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन व्हाइट चमड़ी में बहुत कम अवेलेबल है, बिकॉज कलर कम अवेलेबल है, इसलिए पिगमेंटेशन। हाँ, तो इसलिए वो पिगमेंटेड स्पॉट्स हैं। जैसे फ्रैकल्स है, व्हाइट स्किन में जो छोटे बच्चों को, जो टीनेजर्स को फ्रैकल्स हो जाते हैं, दैट इज वेरी कॉमन, क्योंकि व्हाइट स्किन के ऊपर सन का इफेक्ट ज्यादा होता है। सॉरी, प्लीज गो अहेड। I was keen to understand, keeping in view the total circumstances in which we Indians, or rather here at Gurgaon we are living, किस तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा लोग आपके पास लेके आते हैं? जो स्किन ओपीडी, Yes, जैसे मान लीजिए आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के स्किन ओपीडी में चले जाइए, हाँ, वहाँ 100 में से 40-45% एलर्जीज, एक्जिमा, ओके, उसके बाद 5-7% सोराइसिस है, लाइकन प्लेनस, ओके, 2-3% बुलस डिसऑर्डर्स, अच्छा, 7-8% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओके, ओके, जनरली ये प्रोपोर्शन है। राइट, प्राइवेट प्रैक्टिस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी वाला पेशेंट है वो कम जाता है, ठीक, सरकारी अस्पताल। ओके, तो हमारे पास वो पेशेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक्नी बहुत कॉमन है, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो चाहे हमारे पास हो, कि वो टीनेज की प्रॉब्लम है, और वो एज के साथ 20-30% के करीब बच्चे सफर करते हैं उससे। तो एक्नी वेरी कॉमन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी और प्राइवेट में भी बहुत कॉमन है। राइट, हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आजकल हेयर लॉस और बढ़ गया है, क्योंकि डायबिटीज बढ़ गई है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है, Yes. B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई, तो हेयर लॉस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हेयर लॉस के डॉक्टर साहब, हेयर लॉस से ध्यान आ गया मेरे को। अभी आप बात कर रहे थे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, एंड यू आर द प्रॉब्ली यू वर टॉकिंग कि यू आर द फर्स्ट पर्सन। तो उसके बारे में बताइए कुछ। हेयर ट्रांसप्लांट देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इट इज कॉल्ड ऑटोलोगस हेयर ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस मींस कि सिर्फ आपके बाल ही आपको लग सकते हैं। ओके, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम किसी और के बाल लगा दें। कुछ लोगों ने सिंथेटिक बाल ट्राई करे, पर वो बहुत सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके रिएक्शन वगैरह हो गए, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं। तो अब जो मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर है, दैट इज ऑटोलोगस हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, ऑटोलोगस हेयर ट्रांसप्लांट इज सिंपली टेकिंग आउट हेयर अलॉन्ग विद द हेयर रूट। ओके, जहां से हेयर पैदा हो रहा है उसके समेत उसको रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं। वो इसलिए कि हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमारे यहाँ से बाल जाएंगे और यहाँ से बाल जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ओके, जब आप बहुत बुजुर्ग लोगों को भी देखेंगे तो उनके लिए यहाँ बाल अवेलेबल है। तो हमारे पास जहाँ बाल अवेलेबल है और जहाँ हमें नहीं चाहिए, हमारा समाज कहता है कि अगर आपकी छाती पे बाल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बगल में बाल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन जगहों को जहां हमें बाल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां बाल लंबी उम्र तक नहीं जाते,
वहां से बाल लेके वहां लगा देते हैं जहां हमें लगता है कि हमें चाहिए। राइट। जैसे हमें यहाँ से बाल उड़ गए, यहाँ तो कहते हैं पैसा आएगा जाने दो। यहाँ तो दिखते हैप्पी कि जितने माथा चौड़ा होगा पैसा आएगा। तो लकी अनलकी तो बालों के बारे में बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए वो सिंपल ये प्रोसीजर है। सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो यहाँ से या साइड से बाल लेके और उनको यहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या जहाँ जरूरत है या यहाँ पर। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें यहाँ सफिशिएंट बाल अवेलेबल नहीं है, उनमें दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं या आर्मपिट से ले सकते हैं। लेकिन बाल आपके हो। इसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए डॉक्टर, कैसा रहा पहला पेशेंट जो आपने? जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये तो बहुत ही रिवार्डिंग प्रोसीजर है। ओके। क्योंकि आजकल 25-30 साल के बच्चे भी ऐसे हैं जिनके यहाँ बाल उड़ जाते हैं और उस उम्र में बहुत खराब लगता है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो देखिए, एक बार आपने कर दिया, जो बाल आपने ट्रांसप्लांट किए वो अपनी उनकी जो ओरिजिनल आयु थी वो उसको रिटेन करते हैं। जैसे अगर उनको यहाँ 90 साल जीना था वो यहाँ भी 90 साल जिएंगे। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका मतलब ये कि आपने एक बार प्रोसीजर कराया और लाइफ लॉन्ग आपकी वो बाल नहीं गिरेंगे। कितनी कॉस्ट पड़ जाती है डॉक्टर उसकी? अब तो बहुत कॉमन हो गया है, तो कॉस्ट भी कम आ गई है। तो यूजुअली जो लोग चार्ज करते हैं वो 20 रुपए पर ग्राफ्ट कहते हैं उसको। ओके। तो एक ग्राफ्ट में एक बाल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एवरेज 1.4 ऐसे बाल होते हैं। तो आप अपना बताइए, हम आपका जो है रेडियो पे करेंगे, अपना नंबर वगैरह बताइए सो दैट पेशेंट आपके पास आ सके, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाँ, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। और जो यूजुअली जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2500 से 3500 ग्राफ्ट के बीच में रिक्वायरमेंट होती है। तो 2500 से 3500 ग्राफ्ट की 20 रुपए पर ग्राफ्ट के हिसाब से 50 से 70,000 रुपए, 80,000 रुपए ऐसे कॉस्ट होगा इसकी। तो इसका जैसे वंस पेशेंट स्पेंड्स 70,000 रुपीज, आजकल तो गारंटी का जमाना है, तो you give some guarantee also? ये भी अच्छी बात है। हेयर ट्रांसप्लांट में आप एक्चुअली गारंटी दे सकते हो। ओके। एक्सेप्टिंग बहुत बुजुर्ग लोग हों या किसी को डायबिटीज है या कोई और अनकंट्रोल बीमारी है, जिनमें 10-20% लगाए हुए बाल का नुकसान हो सकता है कि वो ठीक से ना लगे या वो उनमें हेयर ना ग्रो करे। बाकी जो यंग लोग होते हैं जो अदरवाइज फिट हैं, उनमें कम से कम 95% 98% सक्सेस रेट है। सक्सेस। तो इसमें गारंटी भी पॉसिबल है। बाकी बहुत सारी बीमारियों में तो हम पेशेंट को कहते हैं कि हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इसमें ये भी गारंटी पॉसिबल है क्योंकि प्रैक्टिकली कोई लॉस होता नहीं है जो अनलेस पेशेंट बीमार है किसी वजह से। एक डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातचीत में ये बात स्पष्ट की कि ज्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको किसी ना किसी चीज की एलर्जी रहती है और वो उनके स्किन को इफेक्ट करती है। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप लोग सब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये जो एलर्जी है किस चीज से है, ये क्या प्रोसीजर है जिससे आप देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पेशेंट से बात करके जी आप कोशिश करते हैं अंदाजा लगाने की। जैसे कि एक पेशेंट को हेडेक हुआ जी, उसने सिर दर्द की गोली खाई जी और अगले दिन उसको खुजली शुरू हो गई या लाल निशान हो गए शरीर के ऊपर राइट या घबराहट होने लगी, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उससे पूछा आपको कब हुआ था प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा मुझे आज हुआ है। तो आपने पिछले 2-4 दिन में कोई दवाई तो नहीं खाई? तो बोला हाँ, मैंने सिर दर्द की गोली खाई थी। राइट। तो ऐसे डॉक्टर कैन पुट 2 and 2 टुगेदर एंड ट्राई टू मेक अ कंक्लूजन ओके दैट व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन। ओके फिर इसके आगे दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनिंग ए पेशेंट और टॉकिंग टू पेशेंट, उससे आप कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो। या कोई पेशेंट कहता है कि मैं जब भी अंडा खाता हूँ मेरे को खुजली शुरू हो जाती है, तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा के कोशिश करते हैं पता करने की। प्राइमरली इट इज अ हिट एंड ट्रायल एंड फर्स्ट स्टेप इज हिस्ट्री टेकिंग, टॉकिंग टू पेशेंट एंड ट्राइंग टू गेस। ओके, ये पहला स्टेप है। राइट। उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि पेशेंट को किसी भी चीज से एलर्जी है, हम पेशेंट को कहते हैं आप ध्यान रखना, अगर आपको किसी चीज पे डाउट होता है तो वो नोट करके रखना, राइट, और देखते हैं उसको अवॉइड करने से आपको कितना फायदा होता है। ठीक। और उसके साथ में एलर्जी के लिए ट्रीट करते हैं।
मैक्सिमम पेशेंट्स को कभी लाइफ में एक दो बार एलर्जी होती है, तो हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, वो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो गया और उसको दोबारा कभी नहीं हुई, अगले 5 साल में हुई, 10 साल में हुई। तो हमें उसमें और गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पेशेंट को अननेसेसरी टेस्ट करे किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट बार बार परेशान होते हैं या उनको इतनी ज्यादा एलर्जी होती है कि उनको वो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, एडमिट करना पड़ता है। अगर किसी को बहुत खराब वाली एलर्जी है तो हमें जरूर पता होना, हम सोचेंगे कि हमें पता होना चाहिए किस चीज की एलर्जी है, जिससे पेशेंट आगे से ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से बच सके। या कोई पेशेंट ट्रीट करने के बावजूद बार बार परेशान हो रहा है, तो उसको पता लगना जरूरी है, जिससे उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर के चक्कर बच सके, वो बार बार उसी एलर्जी से परेशान ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे टमाटर से एलर्जी है, अगर मेरे को टमाटर से एलर्जी है तो मैं रोज ही परेशान होऊंगा, मैं कितनी भी दवाई खाऊंगा आराम आ जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ऐसी केसेस में टेस्ट कर सकते हैं। जो इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड टेस्टिंग का मेथड है, दैट इज कॉल्ड प्रिक टेस्ट। प्रिक टेस्ट में आपके बैक पे या आर्म्स पे छोटा सा एक प्रिक देके उसमें एक एंटीजन रेडीमेड पैचेस आते हैं एंटीजन्स के, जैसे 100 पैचेस हैं जिसमें टमाटर भी है, प्याज है, आलू है, गोभी है, जो भी हम टेस्ट करना चाहते हैं उनको हम बैक के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। फिर 2 दिन वेट करते हैं, 48 आवर्स और 72 आवर्स वेट करके फिर उसको रीड करते हैं। तो अगर वो एलर्जी दिखाता है तो फिर हमें उस चीज़ का डाउट होता है कि इस चीज़ की एलर्जी। दूसरा ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें स्पेसिफिक आईजी कहते हैं उसको, स्पेसिफिक आईजी, जिसमें पर्टिकुलरली किस आइटम के अगेंस्ट ब्लड में कितनी एंटीबॉडीज, एलर्जी वाली एंटीबॉडीज को आईजीई कहते हैं। बहुत सारी एलर्जीज आईजीई मीडिएटेड होती हैं, हालांकि दूसरी एंटीबॉडीज भी हैं जो एलर्जी में काम करती हैं, पर बहुत सारी एलर्जीज आईजीई मीडिएटेड होती हैं। तो आईजीई लेवल स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर आइटम वो मेजर करते हैं। अगर वो दिखाता है कि ये रेज्ड है तो फिर हम उस पर डाउट करते हैं। मान लीजिए टमाटर का आईजी रेज्ड है तो हम डाउट करेंगे कि शायद टमाटर से एलर्जी हो सकती है। तो फिर चैलेंज टेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट ने मुझे कहा कि मैंने सिल्वर की गोली खाई थी, तो मैं पूछूंगा कौन सी गोली खाई थी, मान लो वो कहता है कि मैंने पैरासिटामोल खाई थी। तो फिर वो एक बार पेशेंट को मेडिसिन देके जब वो ठीक हो जाता है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम डोज में वो मेडिसिन देके देखते हैं कि उसका रिएक्शन होता है कि नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, सो दैट हेयर प्लांट वगैरह के पेशेंट्स या ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स आप तक आ सकें। इससे पहले प्रवीण, मैं कोई एक और सूचना जो सिर्फ मेरे पास है। ओके। डॉक्टर साहब का पूरा परिवार डॉक्टर लाइन में एसोसिएटेड है। डॉक्टर साहब की मैडम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनका बेटा और बहू दोनों डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, कहाँ है डॉक्टर साहब? बेटा प्रैक्टिस करता है निर्माणा कोर्टयार्ड में। अच्छा, किधर? और बहू प्रैक्टिस करती है डीएलएफ कुतुब प्लाजा। ओके, शी इज आल्सो डॉक्टर नताशा अग्रवाल। अच्छा, वो कुतुब प्लाजा में, डॉक्टर विप्लव अग्रवाल वो निर्माणा कोर्टयार्ड। and both of them are having specialty in dermatology. Okay. वेरी नाइस। अब आप प्रवीण जी की बात को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने क्लिनिक का नाम, लोकेशन और फोन एक बार दोबारा बता दें। तीनों क्लिनिक, मेरा क्लिनिक, डॉक्टर विप्लव का क्लिनिक, डॉक्टर नताशा का क्लिनिक, सबका नाम ए डर्मा साइंस के नाम से है क्लिनिक। यस। और जो जिस क्लिनिक पे हम बैठे हैं झाड़सा रोड पे, ये क्लिनिक 1995 से एस्टैब्लिश्ड है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झाड़सा रोड। यस। और डॉक्टर विप्लव का क्लिनिक है निर्माणा कोर्टयार्ड में, और डॉक्टर नताशा का है 3rd फ्लोर कुतुब प्लाजा। ओके। और फोन नंबर प्लीज। 9711 9711 Okay. 77196. Okay. Thank you very much, Dr. Saab. I personally feel that our listeners are definitely going to be benefited by this interview, because
You have shared all the details with us, and I think it's going to be very, very useful for our audience. Thank you very much. थैंक्स सो मच गंभीर जी, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए Yeah. और